नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विगत 3 अंकों की तरह इस अंक में भी मैं राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के संबंधित बातों से आपको अवगत कराऊंगा। विगत अंक में मैंने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय सहकारी नीति के अंतर्गत 6 रणनीतिक मिशन स्तंभ निर्धारित किए गए हैं और जिनको प्राप्त करने के लिए 16 उद्देश्यों की चर्चा की गई है। 15 उद्देश्यों की चर्चा मैंने आपसे की थी। 16वां उद्देश्य है सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों की नौकरी ढूंढने के अवसर को आसान बनाने के लिए सुगम इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। अब मैं प्रत्येक रणनीतिक मिशन स्तंभ पर एक एक करके आपसे चर्चा करना बेहतर समझूंगा। पहला जो रणनीतिक मिशन स्तंभ है वह है नींव का सशक्तिकरण, अर्थात सहकारी समितियों के नींव को मजबूत बनाना। इसमें कहा गया है कि सहकारी आंदोलन की नींव को मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके एक सक्षम वातावरण और ज़मीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर और भी सशक्त किया जाएगा। अनुकूल विधिक और विनियामक संरचना का सृजन, किफ़ायती वित्त, सहकारिता में सहकार और भौगोलिक पहुंच में विस्तार इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है। पुनः कहा गया है कि समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों में स्वायत्तता, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना ही इस निधि का एक उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की प्राप्त करने की रणनीति क्या होगी, उसकी चर्चा आगे की गई है। इसमें कहा गया है कि स्वायत्तता, सुगम व्यवसाय में वृद्धि और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित सहकारिता अधिनियम और नियमों में यथोचित संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिससे संस्थाओं द्वारा स्वायत्त कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक रूप से कार्य सुनिश्चित हो सके। सहकारी समितियों में सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। निदेशक मंडल और पदाधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हो सके। पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाएं सुनिश्चित हो सके। लोकतांत्रिक, पारदर्शी और डेटा आधारित निर्णय लेना संभव हो सके। राज्य को कोई भी राज्य, यदि बिहार राज्य ही केंद्र की सहकारी नीति को अपनाता है या उसके आलोक में अपनी कोई सहकारी नीति यदि बना पाता है, तो उससे यह काम करना होगा कि जो अधिनियम है उसमें यथोचित संशोधन करे, नियमावली में यथोचित संशोधन करे या उससे नया रूप प्रदान करे, ताकि सहकारी समितियों को स्वायत्तता मिल सके, लोकतांत्रिक प्रबंधन हो सके, सुगम कार्य संचालन की सुविधा प्राप्त हो सके। फिर आगे कहा गया है संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियमों, नियमों और सहकारी समिति की विधियों में संशोधन करके बेस्ट प्रैक्टिसों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस सहकारी नीति का उद्देश्य है। यदि संघ और के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहकारी समितियों में, सहकारी समिति अधिनियम में, नियमावली में, विधियों में संशोधन करते हैं, तो उसमें जो विद्यमान बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किसी राज्य में हैं या विदेशों में हैं, तो उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस नीति का यह उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त आगे कहा गया है किसी भी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों में विदेशों में प्रचलित बेस्ट प्रैक्टिसेस का संकलन का समर्थन करना भी राष्ट्रीय सहकारी नीति का उद्देश्य है। जैसे कि जर्मनी का कोऑपरेटिव बैंक का जो फंक्शनिंग है, उसमें कोई अधिनियम से उसको बहुत सफलता मिलती है, सहजता मिलती है, तो उसको भी अपनाने के लिए उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया जा सकता है।
या राष्ट्रीय सहकारी नीति कहता है। फिर आगे इसने जैसी मैंने चर्चा की, आगे कहता है राज्यों को अपनी राज्य सहकारिता नीति को इस प्रकार से तैयार और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे सहकारी समितियों के विकास के साझा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर सकें। उन्हें इस तरह की कानून का एक परिवेश हो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कानून बहुत अधिक टकराव नहीं हो, दोनों में लगभग समानुपात की गुंजाइश हो, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सहकारी समिति के उत्थान के लिए काम कर सकें। हम जानते हैं कि सहकारी समिति हैं सहकार कोऑपरेटिव राज्य सूची का विषय है, और हमने विगत अंक में 97 संविधान संशोधन की चर्चा की थी और किस तरह से माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया था उसकी भी हम चर्चा की थी। लेकिन यह कहता है कि राज्य सरकारों को प्रेरित किया जाए, केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो काम करे, इस तरह के वह अधिनियम या नियमावली में परिवर्तन करें। दूसरा है, आगे फिर कहता है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य पंजीयक जो निबंधक हैं, जो विभिन्न नाम से जानते हैं, राज्य पंजीयक कार्यालयों, राज्य निबंधक कार्यालयों को कागज रहित बनाने के लिए उनकी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिससे मतलब डिजिटल हो, पेपरलेस ऑफिस हो आरसीएस का, इसकी यह चर्चा करता है। और डिजिटल बनाने से क्या फ़ायदा हो इसका भी उल्लेख करता है, जिससे सहकारी समितियों द्वारा निबंधक कार्यालयों के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के संवाद और इंटरेक्शन को वेब पोर्टल और वेब पोर्टल, ईमेल मैसेजिंग, मोबाइल फ़ोन आधारित मैसेज इत्यादि जैसे ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा किया जा सके। और इस तरह का अधिनियम, देखिए मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2023 के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं उसको मान्यता प्रदान की गई है। हम भी अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, लेकिन उसको हमारे एक्ट में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो यह कह रहा है सहकारी नीति नहीं, राज्यों को प्रेरित किया जाए कि वे इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यमों से होने वाले कार्यालय कार्यों को लीगल वैधता प्रदान करें। फिर आगे कहा जा रहा है सहकारी समितियों की राज्य संघ राज्य स्तरीय डाटाबेस स्थापित करना और उसे सहकारिता मंत्रालय द्वारा संरक्षित मौजूदा नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस के साथ रियल टाइम अपडेट एकीकृत करना। ऑलरेडी हमने नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस एक बनाया हुआ है। यह कहता है कि जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वे भी अपने स्तर से एक डाटाबेस का निर्माण कर सकते हैं और उसके राष्ट्रीय स्तर पर जो डाटाबेस है उसे रियल टाइम अपडेट हेतु एकीकृत कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे फिर कहता है राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को कमजोर सहकारी समितियों के पुनरुद्धार हेतु संस्थागत प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ मैं एक चर्चा आपसे कर देना चाहूँगा कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023 में प्रावधान किया, अमेंडमेंट एक्ट 2023 में प्रावधान किया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की रिवाइवल के लिए एक कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फंड की व्यवस्था की जाए। तो राज्यों को भी कहता है कि उद्धार के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाना चाहिए। आगे कहता है जहाँ कहीं सहकारी समितियों पर कॉर्पोरेट से अधिक कर लगता हो वहाँ उसे घटाकर बराबर करना और सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट के लिए उपलब्ध सेक्टर विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों और रियायतों के लिए पात्र बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कहा था कि माननीय सहकारिता मंत्री ने जब लोकार्पण किया था नई सहकारी नीति का, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर की ड्राइव बनाना चाहते हैं और जो भी उसको सुविधा मिलता है वो सुविधा उसको प्रदान करना चाहते हैं, वित्तीय सुविधा हो, टेक्नोलॉजिकल सुविधा हो। आगे चर्चा की गई है फिर सरकार के समग्र दृष्टिकोण के आधार पर सहक्रिया हेतु सहकारी समितियों से संबंधित केंद्रीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का अभिसरण करना, कन्वर्जेंस करना। मतलब केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं विभिन्न विभाग द्वारा की जाती हैं या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं सहकारी समितियों से संबंधित है, उनको कन्वर्जेंस करना है, अभिसरण करना है। थोड़ी सी मैं चर्चा यहाँ कर दूँगा कि विश्व की जो सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडार योजना है वह कई योजनाओं का समाप्त रूप है। उसमें विभिन्न योजनाओं का अभिसरण किया गया केंद्र सरकार की, चाहे वो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो
या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का हो, कई योजनाओं को उसमें एकीकृत करके लाभ पहुंचाया गया है। सब्सिडी का और इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ पहुंचाया गया है। और मैं फिर आगे बढ़ता हूं। जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट कर उनकी भूमिका को सशक्त करना और अच्छा प्रदर्शन करने वाली सहकारी साख समितियों को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना, एक बहुत बड़ा यह प्रावधान है। वो कह रहा है कि जमीनी स्तर पर जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसको पैक्स को उसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चिन्हित किया जाए और इस क्षेत्र में जो अच्छे काम करें उसको पैक्स को हम प्रोत्साहित करें। फिर आगे है, यह प्रावधान यदि लागू किया जाता है तो ग्रामीण विकास के केंद्र बिंदु के रूप में पैक्स को, प्राथमिक कृषि साख समिति को विकसित करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को वह कोऑर्डिनेट करेगा, उसी के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे कहा गया है कि सहकारिता की भावना पर आधारित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम समितियों से सीखने को बढ़ावा देने के लिए सेक्टरवार और राज्यवार सहकारी समितियों की वेब पोर्टल द्वारा निरंतर रैंकिंग हेतु समग्र प्रदर्शन सूचकांक के विकास को प्रोत्साहित करें। मतलब सहकारी समितियों को सेक्टरवार और राज्यवार जो कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन देने हेतु उनके मूल्यांकन के लिए रैंकिंग के लिए प्रदर्शन सूचकांक के विकास को प्रोत्साहित करना। सरकारी अधिकारियों के लिए तो पार्ट सिस्टम है ही, वो इसी तरह से मिला जुला सिस्टम हुआ सहकारी समितियों के संदर्भ में करने की राष्ट्रीय सहकारी नीति चर्चा करता है। फिर आगे है, इसमें उल्लेख है कि अन्य आर्थिक संस्थानों की तरह सुगम किफायती वित्त और समान व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना है। और कहता है कि सहकारी समितियों को अन्य आर्थिक संस्थानों की तरह सुगम किफायती वित्त और समान व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने का काम हमें करना चाहिए। और इसके लिए उसने कुछ रणनीतियाँ भी निर्धारित की है कि यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस उद्देश्य को निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए कहता है कि किफ़ायती ऋण संवितरित करने और लोकतांत्रिक स्वरूप बरकरार रखने के लिए त्रिस्तरीय संरचना प्राथमिक कृषि साख समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक को संरक्षित और प्रोत्साहित करना। जो हमारे यहाँ भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का 3 स्टार स्ट्रक्चर है वो जारी रहे, तो उसको उसने राष्ट्रीय सहकारी नीति ने उस पर त्रिस्तरीय संरचना पर मुहर लगा दी है। कई राज्यों में त्रिस्तरीय संरचना समाप्त करके 2 स्तरीय कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय सहकारी नीति इसको कहता है कि नहीं, 3 स्टार स्ट्रक्चर रहेगा, टैक्स रहेंगे, डीसीसी भी रहेंगे और एससी भी रहेगा। फिर आगे इसमें चर्चा की गई है, सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशिता की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और संघ शासित केंद्र की क्षेत्रों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हुए व्यवहार्यता के आधार पर कवर न हुए प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि साख समिति, प्रत्येक जिला में एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक शहरी सहकारी बैंक की स्थापना को प्रोत्साहित करना। अब कहा है कि नहीं, प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स, हमारे यहाँ तो प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स है ही। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक जिला में केंद्रीय सहकारी बैंक, हमारे यहाँ तो प्रत्येक जिला में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। हमको लगता है कि जो सहकारी बैंक है 23 उनकी संख्या है, उसको मिला दिया जाए, और जिले 38 है। तो हमारे यहाँ भी 15 के आसपास नए सहकारी बैंकों का गठन करना होगा जिला स्तर पर। और जहाँ तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात है तो यहाँ तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की संख्या बहुत कम है, जो भी है बहुत सारे कुछ कई रेगुलेशन में चले गए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करना, इस कार्य को प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक पंचायत में पैक्स, प्रत्येक पंचायत में पैक्स है, प्रत्येक जिला में एक सहकारी बैंक डीसीसी और प्रत्येक शहरी क्षेत्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सहकारी बैंकों की व्यवहार्यता के आधार पर नई शाखाएं खोलने और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में विविधीकरण द्वारा अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए पहुंच और दायरे में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करना। सहकारी बैंक जो है भी उनकी ब्रांच की संख्या सीमित भी है। जैसे मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूँ, जहाँ ब्लॉक अधिक है, ब्रांच बहुत कम है। तो कहता है कि नई ब्रांच यदि ज़रूरत के हिसाब से नए ब्रांच खोल सके और नया प्रोडक्ट ला सके, नए ऋण के नए साधन दे सके,
तो उसके लिए भी उनको प्रोत्साहित करना कि वे कैश क्रेडिट ऋण पर ही नहीं निर्भर रहे या कृषि ऋण पर ही निर्भर नहीं रहे, कृषि ऋण से या कैश क्रेडिट ऋण से इतर भी क्षेत्रों में संभावना को तलाश कर सकें। एक और बड़ी बात जो आगे कहा गया है, सहकारी बैंकों के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक के गठन को बढ़ावा देना, ताकि उनकी वास्तविक क्षमता का दोहन किया जा सके और समर्थन, क्षमता निर्माण, प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिक अवसर आदि प्रदान किया जा सके। यह कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक हो जो एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के रूप में काम कर सके, ताकि प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा मिले और कोऑर्डिनेट करके क्षमता का निर्माण हो सके। एक बहुत बड़ी बात कही है राष्ट्रीय सहकारी नीति में। शीर्ष स्तर पर, ठीक है राज्य के स्तर पर स्थिति भी है, शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की बात इसमें कही गई है। आगे इसमें चर्चा है बेहतर ग्राहक अनुभूति, बेहतर प्रचालन क्षमता और जोखिम एवं धोखाधड़ी निवारण हेतु सशक्त साइबर सुरक्षा रणनीति के लिए बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के स्वीकरण को प्रोत्साहित करना। टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के स्वीकरण को प्रोत्साहित करने की बात करता है, ताकि ग्राहकों को साइबर सिक्योरिटी प्राप्त हो सके। फिर आगे कहता है विभिन्न स्तरों के सहकारी बैंकों के लिए कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास करना। एक बहुत बड़ी चीज़ है, या विभिन्न जो स्तर के सहकारी बैंक है उनके लिए कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात करता है। अब जैसे टैक्स कंप्यूटरीकरण हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि नवाड एक सॉफ्टवेयर, कॉमन सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा और उसी सॉफ्टवेयर से सभी देश के सभी टैक्स जोड़ेगा। इसी तरह से यह कहा कि नहीं, हर सहकारी बैंक का एक अलग सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सभी सहकारी बैंकों को एक सॉफ्टवेयर की प्रणाली से जोड़ा जाएगा और ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। फिर यह ग्रामीण सहकारी बैंकों को साझा IT इंफ्रा प्रदान करने हेतु एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था के निर्माण की बात करता है, ताकि उसके सभी जो ग्रामीण सहकारी बैंक हैं उसको एक मजबूत IT इंफ्रा प्रदान किया जा सके। इसके लिए कहता है कि एक मजबूत संस्थागत संरचना का निर्माण किया जा सके जो यह काम करेगा। अभी तो अपना अलग अलग चयन करके लोग काम करते हैं, हमारे अभी किसी को चयन किया गया है बिहार में। फिर आगे थोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करता है। यह कहता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए हाल में स्थापित अम्ब्रेला संगठन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को प्रोत्साहित करना है और निम्न हिसाब से प्रोत्साहित करना है, उसको मजबूती प्रदान करना है। फोकस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी है। यह कहता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपने ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का विकास और पेशेवर प्रबंधन करना। तो वहाँ भी कहता है कि एक कॉमन टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग हो और वे पेशेवर क्षमता का निर्माण करें। ये भी एक बहुत उल्लेखनीय बात है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संदर्भ में हमारे यहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की संख्या नगण्य है। फिर ये कहता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए कहता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की इक्विटी को सब्सक्राइब करना और उसको सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहन देना, साथ ही अल्पकालिक लिक्विडिटी तरलता के लिए सहायता करना। लिक्विडिटी प्राप्त हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, उसमें हेल्प किया जाए, इसके लिए भी वह प्रावधान करता है। आगे लिखा गया है ग्राहकों की सुरक्षा और नैतिकता, समानता, प्रोफेशनलिज्म आदि को बढ़ावा देने के लिए नियमों और विनियमों को तैयार करना तथा उन्हें लागू करने के लिए RBI से SRO सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दर्जा प्राप्त करना। एक चीज़ मैं यहाँ चर्चा कर देना चाहूँगा कि DCCB चाहे SCB के संदर्भ में जो भी परिवर्तन की बात की गई है, रिजर्व बैंक ने एक उसके लिए सुझाव भी आमंत्रित किया कि क्या परिवर्तन किया जाए, उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। मतलब कि राष्ट्रीय सहकारी नीति के कार्यान्वयन का भी काम शुरू हो गया है, या मात्र घोषणा होकर नहीं रह गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सरकारी कारोबार करने के लिए पात्र बनाने हेतु सहकारी बैंकों को सशक्त करने में सहयोग करना। कि सहकारी बैंकों के माध्यम से सरकारी कारोबार किया जा सके, इसके लिए पहले से उसको सशक्त बनाएं ताकि वह सरकारी कारोबार बनाने में सक्षम हो सके। बिहार राज्य में हम हमेशा हम लोग मांग करते हैं कि सरकारी डिपॉजिट जो है हमारे DCCB SCB को दिया जाए, तो वह हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन राष्ट्रीय सहकारी नीति में इस बात की चर्चा है कि सरकारी कार्यों को संपादित करने में सक्षम बनाने के लिए पहले उसको पात्र बनाया जाए, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। आगे कहता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अतिरिक्त सहकारी
क्रेडिट संरचना को प्रोत्साहित करना, बहुत बड़ी बात है। यह कहता है कि ठीक है, कृषि बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वो तो दीर्घकालीन ऋण बनाएंगे ही, लेकिन जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है हमारा, प्राइमरी क्रेडिट स्ट्रक्चर है या क्या है, उसको भी हम इसको प्रोत्साहित करें कि वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करें। फिर आगे कहा गया है, सहकारी ऋण संस्थानों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भूमि विकास बैंक आदि की समस्याओं की समग्र समीक्षा करने और उन समस्याओं का समाधान के लिए साथ साथ दीर्घकालीन ऋण एवं डीसीबीसीबी के जमा में वृद्धि हेतु रोड मैप की सिफारिश करने के लिए कार्यबल का गठन करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें प्रोविज़न यह किया गया है कि सहकारी ऋण संस्थाओं में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, प्राथमिक कृषि साख समिति है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, हमारे यहाँ कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की बात है, और भूमि विकास बैंक। भूमि विकास में हमारे यहाँ तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में चला, कन्वर्सन हो गया उसका। लेकिन इस सभी की समस्याओं की समग्र समीक्षा करने के लिए कि क्या समस्याएं इनके सामने और उन समस्या का समाधान सुझाने के लिए साथ साथ दीर्घकालीन ऋण एवं डीसीसीबी के जमा में वृद्धि हेतु रोड मैप की सिफारिश करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाए। यह राष्ट्रीय सहकारी नीति करता है और हमको लगता है कि केंद्र सरकार के स्तर पर इस कार्यबल का गठन होगा, जो सुझाव देगा कि कैसे इनका डिपॉजिट बढ़ाया जाए और कैसे यह आगे काम कर सके, क्रियाकलाप में कैसे सुधार है। डिपॉजिट का बहुत इशू है और हमारे बिहार राज्य में तो नाम मात्र का डिपॉजिट है यदि हम दूसरे राज्यों के डीसीसीबी या एससीबी से तुलना करें। हमको लगता है कि यदि हम कई ऐसे पैक्स हैं गुजरात के, महाराष्ट्र के, यूपी के, उनका जो डिपॉजिट है वो हमारे एससीबी से उसकी तुलना करके हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो केस स्टडी का विषय है, जो मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन डिपॉजिट को सुधारना, डिपॉजिट को बढ़ाना हमारे राज्य में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आगे हम बढ़ते हैं। सहकारी समितियों के लिए आदर्श विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR, व्यवसाय व्यवहार्यता अध्ययनों और बैंक योग परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय और कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करना कि वे भी आएँ कि DPR बनाएं, DPR से ताकि इनको मजबूती मिल सके। जो सहकारी समितियां हैं उनके लिए DPR बनाने के लिए नाबार्ड को कहता है, NCDC को यह जिम्मेवारी देता है। आगे फिर चर्चा की गई है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकलापों और दायरे का विस्तार करना और उसे कम से कम दरों पर पूंजी व्यवस्था करने के लिए सक्षम बनाना, ताकि वह सहकारी समितियों को कम दरों पर ऋण दे सके। NCDC के सुदृढ़ीकरण की बात करता है और एक महत्वपूर्ण बात है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो NCDC का है, जिस पर हमारी हमेशा शिकायत रही है कि वह बहुत अधिक है, उसको कम करने की बात करता है और कहता है कि कम ऋण दर पर वह इस तरह का व्यवस्था हो कि कम ऋण दर पर वह सहकारी समितियों को NCDC ऋण उपलब्ध करा सके। एक और बिंदु की मैं चर्चा करूँगा, यह कहता है कि सहकारिता में सहकार को बढ़ावा देना, सहकारी संरचना को सशक्त करना और भौगोलिक पहुँच का विस्तार करना है, और इसके लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रणनीति क्या होगी उसका यह विस्तृत उल्लेख करता है। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों को आपसी लाभकारी शर्तों पर नई संरचना के निर्माण और मौजूदा अवसंरचना को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला क्या है? जैविक उत्पाद प्रमाणन, गैर खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ, मृदा परीक्षण सुविधाएँ, पशु चिकित्सा सेवाएँ, भंडागारों, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे मछली, सब्जी आदि के लिए शीतागार कोल्ड स्टोरेज, प्रभावशाली आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक इत्यादि सहित खाद्य और निज गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए साझा सेवाएं प्रदान करने हेतु पंचायत जिला स्तर पर भौतिक अवसंरचना साझा करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना चाहिए। यह कहता है कि सहकारी समितियों के लिए इसने बहुत सारी संभावनाओं का द्वार खोल दिए हैं कि बहुत से क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। क्या कर और उसके लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण कर सकती है। क्या करता है? जैविक उत्पाद प्रमाणन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन, गैर खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ, मृदा परीक्षण सुविधाएँ, पशु चिकित्सा सेवाएँ, भंडागारों, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रभावशाली आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक इत्यादि सहित खाद्य और स्वयं गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए साझा सेवाएं प्रदान करने हेतु
पंचायत जिला स्तर पर भौतिक अवसंरचना को साझा करना। यदि इस तरह की भौतिक अवसंरचना है, कोई प्रयोगशाला है मृदा परीक्षण की या पशु चिकित्सा की सुविधा है, तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को सहयोग कराना इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कहता है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने में आने वाली उच्च लागत को कम करने के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस आदि के विकास को प्रोत्साहित करना। कहता है, यहाँ भी कहता है कि टेक्नोलॉजी अपडेशन में जो यदि खर्च ज़्यादा लगे तो उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने और उनका अनुकरण करने के लिए सेक्टोरल राष्ट्रीय परिसंघों को सहकारी क्षेत्र में प्रचलित बेस्ट प्रैक्टिसेस पर सक्सेस स्टोरीज का संकलन करने हेतु प्रोत्साहित करना। यदि कोई सहकारी समिति अच्छा काम कर रही है तो जो सहकारी परिसंघ है जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं वो बेस्ट सक्सेस स्टोरीज को संकलन करने का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने का काम करें। फिर आगे कहता है, सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को सहकारी बैंकों में अपना बैंक खाता खोलने और वित्तीय सेवा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने आपसे पिछले अंकों में चर्चा की थी कि एक गुजरात के पंचमहल बनासकांठा जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिक सहकारी समिति को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट बनाया गया था और उनको सदस्यों को बैंक में खाता खोलने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसका बहुत अच्छा परिणाम आया। उसकी यह चर्चा करता है। आगे फिर बोलता है, आगामी 5 वर्षों में कवर न हुए सभी पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियाँ और प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों तथा अन्य सेक्टोरल प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। यह कहता है कि जिन पंचायतों में मैंने राज्य के सभी देश के सभी पंचायतों में आप बहुउद्देशीय पैक्स बनाइए, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति बनाइए और प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति का गठन कीजिए। तो बिहार राज्य में तो पंचायत स्तर पर ऑलरेडी हमारे यहाँ पैक्स का गठन हो चुका है और प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति को भी ले जाने की बात हो रही है। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ करना है, लेकिन जहाँ तक मत्स्यजीवी सहकारी समिति का है तो उसमें हमारे अधिनियम में एक संशोधन हुआ था 2010 में और हम लोगों ने प्रावधान किया था कि प्रखंड स्तर पर ही एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति होगी। तो यदि इसको हम लागू करना चाहते हैं तो हमको देखना होगा कहाँ पोटेंशियलिटी है, तो उसके हिसाब से हमको एक्ट में चेंज करना होगा। फिर आगे कहता है, अपेक्षित संस्थागत और वित्तीय सहयोग प्रदान करके सुदूर क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी समितियों को सशक्त करना और उसकी पहुंच को बढ़ाना। मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना सहकारी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले अंक में की थी और मैं पुनः आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। राष्ट्रीय सहकारी नीति में पुनः आगे कहा गया है, अपने प्राथमिक सदस्यों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता देने की बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऊपरी स्तर के सहकारी संघों परिसंघों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। जो संघ हैं, जो यूनियन है, फेडरेशन है, वे अपने नीचे के प्राथमिक सहकारी समिति है उसके सदस्यों को सशक्त कराने में सहयोग करें। उदाहरण के लिए जैसे डीसीसीबी है तो पैक्स को मेंबर्स को सहयोग करें, इसी तरह से एससीबी है तो डीसीसीबी को सहयोग करे, पैक्स को सहयोग करे, उसके मेंबर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी क्षमता बढ़ाए। इसी तरह मिल्क यूनियन है, मिल्क फेडरेशन है, ये सभी के लिए कहा जा रहा है। पुनः आगे कहता है कि प्राथमिक समितियों, जिला और राज्य स्तर के परिसंघों को इफ्को, क्रिफ्को, नेफेड आदि जैसे राष्ट्रीय सहकारी समितियों और नव स्थापित राष्ट्रीय स्तर की 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों NCOL, NCEL और BBSSL का सदस्य बनने के प्रोत्साहित करना। मतलब जो 3 राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति हैं, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड या नेशनल राष्ट्रीय सहकारी उत्पाद समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति या राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक उत्पाद समिति, इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना भी इस राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों और संघों को सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार में अपनी भूमिका निभाने के लिए उनके द्वारा सदस्य सहकारी समितियों की पारदर्शिता और सुशासन हेतु बेस्ट प्रैक्टिसेस का विकास करने और उन्हें अपनाने
एवं सहकारी क्षेत्र का समर्थन, जागरूकता और सदस्यों की शिक्षा के माध्यम से सहकारी आंदोलन को सघन करने के लिए प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना इस सहकारी समूह की दायित्व है। तो मैंने जो अभी चर्चा की उसमें जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि रणनीतिक मिशन स्तंभ 6 हैं। इसमें रणनीतिक मिशन स्तंभ एक की चर्चा मैंने की, जिसका संबंध सहकारी समितियों के नींव के सशक्तिकरण से है। इस अंक के लिए इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले अंक में मैं रणनीतिक मिशन स्तंभ 2 की चर्चा करूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।